और हेडिंग दीजिए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में लोक नियोजन में सर अवसर की इसमें कुछ लिखाए हैं और में कोई नहीं, फिर से लिख लीजिए अवसर की समानता। शुरू किया था क्लास आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 16(1), 16(2) पे चर्चा किया था, याद है मुझको। कोई नहीं, अगर लिखा है उसको तो छोड़ दीजिए, बस समझ लीजिए शुरुआत इसको। जैसे देखो, लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 16। मैंने बताया था कि आर्टिकल 16 के भी इसके जो उपखंड है, कुछ उपखंड है इसके, जिसमें दो पार्ट में बांटा था। एक हमारा आर्टिकल्स 16 का 1 और 16 का 2, और दूसरा मैंने बताया था आर्टिकल्स 16(3), 4 और 5। ठीक है, 16(3), 4 और 5। देखो, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो शैक्षणिक संस्थान में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, अ, उसका हम लोगों ने चर्चा किया है आर्टिकल 15 के तहत। तो ध्यान रखना, अभी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो बाद में कुछ संशोधन हुआ है 2019 वाला, जो मतलब कि ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण की बात की गई थी, याद है ना, जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक और 100 कितना था, 3वां संविधान संशोधन अधिनियम था। उस पे हमने चर्चा अभी नहीं किया है, वो बाद में लिखवाऊंगा। तो हमारा आर्टिकल कुछ जुड़ जाएगा, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में इसमें जोड़ा गया था बाद में, तो उसको हम एक जब अलग से पढ़ेंगे ना तो वहां पे जोड़ लेंगे। अभी हम जो प्रावधान है आर्टिकल 16, ये इसमें देखो एक साथ लिखवा दूंगा मैं, तो वहां पे आप लोग उसको ऐड कर लेना। तो पहले हम आर्टिकल 16 3 4 5, हमारा एक आर्टिकल 16 6 भी है, 6 ये, और आर्टिकल मैंने बोला कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, 16 जो एक शैक्षणिक संस्थान में है और 16 लोक नियोजन में है। तो इसमें हमने कुछ अलग से प्रावधान किए बाद में, तो इसमें आर्टिकल 15 6 जुड़ेगा और 16 6 जुड़ेगा। ये हम बाद में चर्चा कर लेंगे जब हम 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इसको मैंने छोड़ दिया था, इसको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना। देखिए, अभी आर्टिकल इसमें हम 15(5) तक समझते हैं, 16 सॉरी 16(5) तक, 16(6) बाद में। तो देखो, आर्टिकल 1 और 2 16 का ये बताया था कि ये हमारा 1 और 2 का जो ये खास करके जो लोक नियोजन में अवसर के समानता से संबंधित है। कहने का मतलब, ये एक तरह से आपके लोक नियोजन में अवसर की समानता, नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि ये आपका मूल अधिकार है, और बाद में जो आर्टिकल 16 3 4 5 6 ये जोड़ा गया है, ये इसके अपवाद है। ठीक है, यानी आर्टिकल 16 के जो उपखंड है 3 4 5 6, ये सब इसके क्या है, अपवाद है, अपवाद है। क्लियर। इसके बाद हमने आर्टिकल 16(1) भी लिख लिया था, तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लीजिए। लिखिए आर्टिकल 16(1) क्या कहता है ये, आर्टिकल 16(1) क्या कहता है, लिखिए इसमें राज्य राज्य
राज्य लोक नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में, राज्य लोक नियोजन, राज्य लोक नियोजन अथवा नियुक्ति लोक नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर देगा। या राज्य के, ऐसे भी लिख सकते हैं, राज्य के लोक नियोजन अथवा नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। इसी को इस सेंटेंस में राज्य के लोक नियोजन अथवा नियुक्ति में सभी को समान अवसर, सभी नागरिक को, ठीक है, नागरिक कोट एंड कोट कर लेना, को समान अवसर, समान अवसर नागरिकों को। मैंने बताया था आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 के बारे में बताया था कि क्या ये गैर नागरिक को मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ, ये मैंने बताया था कि सिर्फ देश के नागरिक को मिलता है। इसके बाद लिखो आर्टिकल 16(2), 16(2). अब देखो इसी का ये एक विस्तृत रूप है। लिखो लोक नियोजन में केवल धर्म मूल, लोक नियोजन में केवल धर्म मूल वंश, धर्म मूल डैश लगा कर लिख लेना, वंश एक साथ, मूल वंश, जाति मूल वंश, जाति, और मैंने क्या क्या लिखवाया था, मूल वंश, जाति और लिंग। इसके बाद जन्म स्थान, याद करो आर्टिकल 15 में कुछ मैंने बताया था कि जन्म स्थान शब्द था या नहीं था। जन्म स्थान था, जन्म स्थान और भाषा नहीं। तो क्या नहीं था, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास, ठीक है। निवास, क्लियर। निवास, वहां पे देखो मैंने जो बताया था, एक तो हमारा ये था निवास और दूसरा था भाषा, याद है। वो दोनों के आधार पे भेदभाव की बात नहीं की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो आर्टिकल 16 में निवास शब्द भी क्या है, इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के स्थान आधार, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों के मध्य, ध्यान रखना, लोगों को नहीं, नागरिकों, ये शब्द जरूर याद रखना है। नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल हमारा 16 क्या है, जो 16 आर्टिकल है वो मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलता है। तो इसलिए बार बार मैं देश के नागरिक की बात मैं कर रहा हूँ। भारत के नागरिकों के लिए आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 की बात हमने किया था। तो दोनों किस तरह से नागरिकों को मिलता है हमने चर्चा किया है, ठीक है। अब देखो, अब एक प्रश्न ये भी आप लोगों से बनता है कि जो वास्तविक में जो लोक नियोजन के बारे में है कि पहला कि लोक नियोजन
अथवा नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, इसको आगे इंक्लूड किया। तो क्या पदोन्नति, पदच्युत कर देना, वेतन, अवकाश, ग्रेचुइटी, पेंशन आदि में भी ये समानता लागू होता है? यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका आप नोट डाल करके लिख सकते हैं कि 16 जो है 16 आर्टिकल 16 और या तो चाहे तो 16(1) लिख सकते हैं। ये केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं है, बल्कि इसमें पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेचुइटी, पेंशन आदि सब पर लागू होता है। ठीक है, याद रखना है। ये लिख दूं? लिख लिया आप लोगों ने? लिख दीजिए सर। नोट डाल करके लिख लीजिए, नोट डाल करके कि आर्टिकल 16(1) अन्य किस चीज पे लागू हुआ? केवल नियुक्ति, लोक नियोजन की नियुक्ति पे नहीं, ये पदोन्नति पे भी। इसके बारे में और आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, और ग्रेचुइटी, पेंशन आदि पर भी लागू होगा। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था सर अभी बैठ लीजिएगा। आर्टिकल 16(1) जो है या 16 पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेचुइटी, पेंशन आदि पर भी लागू होगा। ठीक है, मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है? जी यस सर। ये पेन से लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी अब काफी आदत बन गया है, लेकिन इसे लिखने में ना दिक्कत होती है। ना आपको कुछ लाइन दिखता है ना कुछ। वो लैपटॉप पे दो जगह नजर रहता है मेरा, एक तो मोबाइल पे कैमरा चल रहा है, आप लोग के साथ गूगल मीट पे बात कर रहा हूँ, और दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे होता है नजर, इस बोर्ड पे, इस पे लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हो आप लोग ना? तो दिख तो रहा है जी लैप। समझ में। ठीक है, हो गया ये? आगे बढ़े? चलो, आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब हो गया। लिखो आर्टिकल 16(3). ये बोला कि आर्टिकल 16 का किस तरह से कुछ अपवाद भी है। तो 16(3) दो हमने पढ़ लिया, 16(3) लिखिए। ये मुख्यतः आर्टिकल 16(2) का अपवाद है। आर्टिकल 16(2) का अपवाद है। 16(2) का क्या है? ये अपवाद है। कैसे अपवाद है? अब आपने 16(2) में क्या पढ़ा कि किसी आधार पे, जिसमें आपने क्या क्या लिखे? देखो एक बार फिर से देखो, आपने लिखा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पे कोई भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसी इन उपरोक्त जो हमने चर्चा किया उनमें से किसी भी स्थान पे भेदभाव की जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ भेदभाव दिखाई देता है। यहां पे लिख लीजिए, आर्टिकल 16(3) संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता, राज्य में निवास की
अहर्ता, निवास की अहर्ता विहित कर दे या सुनिश्चित कर दे, विहित कर दे, ठीक है, विहित कर दें या सुनिश्चित कर दें। क्लियर। तो अब देखो, हमने एक तरफ पढ़ा आर्टिकल 16(2) कि निवास, ये देखो मैंने निवास को पहले ही घेरा है यहाँ पे, कि निवास के स्थान पे आप पद नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और वहीं 16(3) क्या कह रहा है कि संसद को कुछ ऐसी शक्ति दी गई है कि वो कुछ राज्य में निवास की अहर्ता को क्या कर दे, विहित कर दे। जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कुछ सरकारी नौकरी में निवास के लोगों को अहर्ता दी जाती है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से ये अपवाद हो गया। क्लियर। 16(3) क्लियर। अब आर्टिकल 16(4) जो हमारा आर्टिकल 16(4) है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ध्यान दो, इसमें जब हम आर्टिकल 16(4) पढ़ेंगे तो इसके साइड में एक अलग से हम पहले जो 103वां संविधान संशोधन है उसको पढ़ने के बाद हम अलग से एक जो आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग का जो आयोग का गठन किया जाता है तो उसको देख लेंगे। और वहीं पे हम पहला पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के और मंडल आयोग तक को हम चर्चा कर लेंगे। तो आर्टिकल 16(4) ये काफी महत्वपूर्ण है। लिखिए आर्टिकल 16(4), ये दोनों का अपवाद है। आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2), ये दोनों का ही अपवाद है, ठीक है, अपवाद है। आर्टिकल 16(3) 2 का अपवाद था, क्योंकि हमने 16(2) में निवास स्थान के आधार पे भी भेदभाव को वंचित किया था, लेकिन यहाँ निवास के आधार पे हमने अहर्ता दे दिया। किसने? संसद है, ठीक है। इसमें लिखिए आर्टिकल 16(4) है वो क्या कहता है, लिखिए इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पिछड़े वर्गों का आरक्षण, पिछड़े का आरक्षण कहाँ, पिछड़े वर्गों का आरक्षण कहाँ? इसमें लोक नियोजन में। वेरी गुड। और शैक्षणिक संस्थान में किस आर्टिकल के तहत? 15(4), हाँ। 15(3) निजी संस्थान में 15(4), लोक नियोजन 15(5) उसको वैधानिकता। लोक 15(5) में निजी संस्थान की बात की गई थी, 15(4) याद रखिए, ठीक है। हाँ, लोक नियोजन एवं सर कितना क्लास छूटा, कितना पेज छोड़ना पड़ेगा? एक पेज? पिछले क्लास में मैंने चर्चा कर दिया था ना, आर्टिकल 16 1 2 3 चर्चा किया था ना पिछले क्लास में। हाँ, तो हाँ, आज वो आपने लिख लिया था, आर्टिकल 16(3) तक लिख लिया था। हाँ, 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 हाँ। तो उसको मैंने शुरू से किया है फिर से, तो कोई छूटा नहीं है आपका। आर्टिकल 16(4) से कंटिन्यू कर लीजिए जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वो मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप देखा कि लेट हो रहे हैं तो फिर मैंने शुरू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात। अब देखिए आर्टिकल 4 में लोक नियोजन और नियुक्ति में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बात है। मैंने देखिए एक चीज एक्स्ट्रा, ये आप लोगों को शायद कल भी बताया था कि हमारे पास 2 आर्टिकल है जिसको हमने छोड़ा है जानबूझ करके। एक आर्टिकल 15 के लिए और एक आर्टिकल 16 के लिए। ये दोनों में 6 और 6, ये दोनों हमने अभी जानबूझ करके छोड़ा हुआ है। कारण बार बार मैंने चर्चा किया है कि हम एक अलग से एक विधेयक या संविधान संशोधन अधिनियम, विधेयक की बात करेंगे तो 124, या संविधान संशोधन की बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन एक अलग से हम नोट बनाएंगे, तो वहां पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि शिक्षण संस्थान, क्योंकि आर्टिकल
15 शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 16 लोक नियोजन में मतलब पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात करता है। तो उसमें हमने बाद में कुछ चीजें ऐड किया है, तो उसको हम एक अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये मत कहना कि छूटा है, पहले भी मैंने चर्चा किया था, अभी भी बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने जानबूझ करके अभी छोड़ा हुआ है। चलो, इसमें क्या लिखा आपने, पिछड़े वर्ग का आरक्षण की बात की गई है। इस पे देखो, इस पे हम पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अलग से छोटा सा हम पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें कुछ समस्याएं थी। अब जैसे समस्या ये थी कि क्या पिछड़ा वर्ग जाति के आधार पे हो या आर्थिक ही आधार पे हो, क्या क्या आधार हो। तो इस पे देखो, मैसूर में मैसूर राज्य का जो एक वाद आया था, उसमें क्या हुआ था कि ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य वर्ग को पिछड़ा वर्ग के तहत माना गया था। उसमें एक बालाजी वाद आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ हम जाति के आधार पे पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ जातियां ऐसे हैं जहां पे कहने का मतलब जाति के आधार पे ही नहीं, आर्थिक आधार पे भी होना चाहिए, कि आर्थिक आधार पर भी पिछड़ापन है। लेकिन इस बात को एक तरह से देखा जाए कि खंडन हुआ, और खंडन हुआ था मंडल आयोग में। मंडल आयोग ने क्या निर्णय दिया था, ये बताइए। जाति के आधार पे या फिर अन्य आर्थिक आधार पे पिछड़ा वर्ग निर्धारण की कसौटी पे बात किया था, ये बताइए। जाति आधार पे, जातीय आधार पे, ठीक है। जाति के आधार पे। हाँ, मंडल आयोग में स्पष्ट हो गया कि जो आरक्षण का प्रावधान हम अभी पढ़ेंगे मंडल आयोग का, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, इसीलिए जाति के आधार पर इसमें बात की गई थी, ठीक है। और बाद में देखिए, अभी इसको हम इतना ही रहने देते हैं। बाद में ये हुआ था कि आरक्षण किसी भी कंडीशन में 27% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पे एक जो आप देखेंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश HM कानिया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक पीठ का गठन हुआ था, और उसमें यह कहा गया था कि आरक्षण किसी भी आधार पे 27% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब पिछड़े वर्ग के लिए बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, यहाँ पे पिछड़े वर्ग शब्द है, तो अगर ये छूट जाए शब्दों में बोलने का तो समझ लो कि पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, 27%। और उसमें ये कहा गया कि टोटल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, कुल आरक्षण। और ये भी कहा गया कि जो पदोन्नति है, ध्यान रखें, पदोन्नति की बात की गई, क्लियर। और वहां पे आरक्षण को मान्य किया था या नहीं किया था, इस बाद में। सर वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कैसे? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। हाँ देखो, जब मंडल आयोग आया था, तो मंडल आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि जो आगे जो आर्थिक आधार पे भी पिछड़ेपन की बात की जा रही थी, तो इसमें साफ शब्दों में ये कहा गया था कि जाति के आधार पे ही आरक्षण पिछड़े वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठा था, इस पे आप लोगों ने, मंडल आयोग पर एक वाद आया था, इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ, या तो लिखवा दूं? ये लिखवा दीजिए सर। लिखिए, इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ, इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ। ये शायद 92 का वाद था, 93 सर। 92, 93। यस सर। लिखिए, इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ, इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ, ठीक है। ये मंडल आयोग पे एक वाद था, इंदिरा साहनी वर्सेस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। देखो, इसको शॉर्ट में समझो, भारत संघ। ये वाद आया 2-3 मुद्दों पे। एक तो आपने देखा कि आरक्षण, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो आपने जाति के आधार पे किया है, तो उसमें ये कहा गया कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण होगा वर्गों के लिए आरक्षण, वो 27% वैध है। कितना प्रतिशत वैध कहा गया? ध्यान रखो, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैं लिख ही दे रहा हूं। हाँ, पिछड़े वर्ग के लिए बोला गया कि 27% आरक्षण वैध है,
ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा ये कहा गया कि जो आरक्षण का जो कुल आरक्षण का जो सीमा होगा, आरक्षण का सीमा आरक्षण का सीमा निर्धारित करा गया कि वो 50%, ठीक है, 50% से अधिक नहीं होगा। क्लियर? अधिक नहीं। एक तो ये कहा गया इंदिरा सहनीवाद में, और तीसरा स्टेटमेंट इसका बड़ा अच्छा है। इन्होंने एक सीधा सीधा इन्होंने बोला कि आरक्षण का जो नियम है वो पदोन्नति में आरक्षण अवैध होगा या वैध होगा? अवैध प्रोन्नति। अवैध अवैध। हाँ, प्रोन्नति। प्रोन्नति में आरक्षण को क्या करा गया? आरक्षण को अवैध करार दिया गया। तो प्रोन्नति में आरक्षण के नियम लागू नहीं हो। तो क्या किया जाएगा? इस पर एक संविधान संशोधन किया गया था और इसके द्वारा एक आर्टिकल 16(4) को जोड़ा गया था। ठीक है, लिख लीजिए नोट डाल करके। नोट क्या था रंजीत? ये 16 आर्टिकल 16(4) ओ या ए, मतलब हाँ, इसका भी एक उपखंड जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इंदिरा सहनीवाद सर, 92 इसमें का ही सर था। यही तो। हाँ बोलिए। हाँ 92 ही है सर। वो दिसंबर 92 में रिपोर्ट आया था, हम गलती से 93 बोले हैं, सॉरी हाँ, सर। वही, कोई बात नहीं, वही मेरे दिमाग में अभी भी खटक रहा था आपकी बात। समझे? इंदिरा सहनी ये 92 मेरे ही है। दिमाग में जी 92 नहीं, का। बिल्कुल सही है सर, आप 92 हाँ। ही है, 200%। हम्म। चलिए, सर सॉरी सर। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो मुझको भी ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम एग्जैक्ट था कि 92 है, इसलिए बार बार वो खटक रहा था कि 92 ही है। आप 93 बोले थे, कहीं ये लोग लिख लिए होंगे। कोई नहीं, 92 बना लो। देखो इसमें ये कहा गया 16(4) क में कुछ पूछ रहे हैं क्या रंजीत? आवाज आ रही? इसमें देखो, इसमें 16(4) क के द्वारा क्या किया गया था? आवाज आ रही है ना? हेलो? सर आ रही है, आ रही आ रही है। ठीक है, इसमें देखो 16(4) क, यहाँ लिख लो कि ये संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। इसके लिए 77वां 77 77वें 77वें क्या बोलते हैं? 77वें ना, 77वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसे, ये 1995 में। ठीक है, 16(4) को आर्टिकल 16(4) को। ठीक है, अब लिख लीजिए नोट डाल करके कि इसमें राज्यों को यह शक्ति दी गई कि राज्यों को शक्ति दी गई कि वह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति दी गई कि वह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए प्रमोशन यानी पदोन्नति में प्रमोशन या पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये सीधा सीधा क्या है, अगर चाहो तो नोट डाल करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए। अभी मैंने इंदिरा सहनीवाद बताया, ये संशोधन क्या था? ये संशोधन इंदिरा सहनी प्रकरण जो आया था, यह वाद आया था
न्यायालय के निर्णय को प्रभाव को समाप्त करने का एक एक प्रक्रिया है, जिसमें आपने सीधा कहा कि आरक्षण पदोन्नति के लिए अवैध है इंदिरा सहनीवाद में। लेकिन जो 77वें संविधान संशोधन हुआ उसमें आपने पदोन्नति में आरक्षण को राज्य को ये शक्ति दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखो एक आर्टिकल पदोन्नति। अब मान लो एक प्रश्न ये उठा था कि मान लीजिए कि पदोन्नति होती है, ठीक है, और आप मान लीजिए कोई पोस्ट है जो खाली रह गया, उसके लिए क्या करेंगे, जिसे हम एक तरह से कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल करके आप लोगों ने सुना होगा, वो क्या है? अब जैसे देखिए, राज्य किसी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण का स्थान रखता है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, आरक्षण का स्थान रखता है, वो आरक्षण के द्वारा उस स्थान को भरा नहीं गया। क्लियर? तो जो बैकलॉग हो गया, जो आरक्षण का जो सीट रह गया बैकलॉग वाला, वो बकाया आरक्षित स्थान को एक अलग वर्ग के तौर पे माना जाएगा, मतलब कि वो उसे एक अलग कैटेगरी आप मान लेंगे और उसे अगले वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? मान लो इसको ऐसे समझो, बैकलॉग का मतलब क्या है कि क्या यहाँ पे सबसे पहले है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल में क्या था, इसको आप इसमें ये कहा गया कि मान लो हमने 4 ऐसे सीट पदोन्नति के लिए आरक्षण के लिए सीट रखे, क्लियर, कि सर 4 लोगों को पदोन्नति दिया जाएगा आरक्षण के आधार पर 16 के तहत। लेकिन संजोग से इसमें से 2 सीट खाली रह गया। 2 सीट क्या रह गया? खाली रह गया। क्लियर? तो ये सीट क्या है? ये जो बकाया 2 सीट है, इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे और इसे बैकलॉग की तरह। आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? जी सर, आ रही। ठीक है, ये बैकलॉग हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम एक अलग कैटेगरी बना लेंगे और नेक्स्ट ईयर में मान लो फिर हमने 4 आरक्षित सीट किए कि 4 पदोन्नति दिया जाएगा, तो अगला वाला जो ये 2 है इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐड नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 6 हो गया तो 6 नहीं होना चाहिए, इस बार 4 ही होगा, ये 2 कहाँ गया? ठीक है, तो ये 2 अलग से भरा जाएगा, इसी को कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। क्लियर? और क्या इस 2 के लिए अलग से एग्जाम होगा? नहीं, मतलब आपने पदोन्नति में आरक्षण अगर आप दे रहे हैं तो पदोन्नति में आरक्षण के लिए आप एग्जाम लेंगे, या ऐसे ही पदोन्नति जो आपको कुछ निर्धारित समय होता है कि बाद आप पदोन्नति देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, दोनों तरीके से होता है। हाँ, दोनों तरीके से होता है। एक तो एग्जाम के तहत हो गया और दूसरा कि आप एक पीरियड में आप उसे सीनियरिटी सीनियरिटी के आधार पे देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक साल इस 2023 में हमने ये निर्धारित किया कि जो अनुसूचित जाति है जनजाति है उसे पदोन्नति के लिए 4 सीट होंगे। जिस 4 सीट किसी भी पोस्ट के लिए, मान लीजिए ए पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए 4 हमने ऐसे पदोन्नति के सीट रखे, लेकिन संजोग से हमने 2 लोगों का पदोन्नति किए, 2 लोग नहीं है। ठीक है, तो इसको अगले साल फिर अगर ये हमारे पास 4 सीट आता है पदोन्नति के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 2 पहले वाला है तो इसमें से 2 को क्या कर दिया जाए, घटा करके 4 रखो। मतलब समझ में आया? समझ रहे हैं कि अगले वाला 2 तो है ही, तो इस बार 4 आ रहा है तो 2 पहले वाला घटा दीजिए, तो पदोन्नति इस साल के लिए 24 के लिए कितने आए ये बताइए? 2 आए। अगर 2 को हम पिछले वाला को घटा देंगे, लेकिन एक मिनट रुक जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, पदोन्नति 4 है 24 के लिए, है कि नहीं? तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे, पिछले वाले सीट को इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको हम एक अलग कैटेगरी बनाएंगे। बात समझ में आया? एक अलग कैटेगरी होगा। ठीक है, इसके लिए एक कैटेगरी श्रेणी एक अलग बनाया जाएगा और इस श्रेणी में हम 2 लोग को पीछे का रखेंगे जिसे हम बैकलॉग कहेंगे। ठीक है,
ये बैकलॉग है। और 24 के लिए जो मूल आरक्षण है वो कितना है, 4 है। और मान लीजिए इस आधार पे 2 का आरक्षण, इस आधार पे आरक्षण 50% से अधिक हो गया तो क्या वो मान्य होगा या अमान्य होगा? मान्य होगा। मान्य होगा, क्योंकि ये जो 2 है इस साल का आरक्षण नहीं है, वो क्या है, बैकलॉग का नियम। अब क्लियर, बैकलॉग। अब क्लियर। तो ये जी हम इसको, ये 2 जी आरक्षण जी। है, इसको भी हम 24 में भर सकते हैं। और जो मूल 24 के लिए आरक्षण 4 लोगों का था उसे भी हम भर सकते हैं। इसके लिए हमने बैकलॉग की समस्या की, मान लो आरक्षण के लिए हमने 16 को, बस 16(4) को तो हमने 77वें संविधान संशोधन दिया द्वारा जोड़ दिया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देंगे। लेकिन आरक्षण के लिए हमने मान लो सीट निकाल लिए 5, और 5 में मिले 3 लोग, 2 सीट खाली रह गया। तो इसका क्या किया जाएगा? तो इसके लिए ही एक प्रश्न उठा था, और इसके लिए हमने 81वां संविधान संशोधन किए थे, 81 लिख लीजिए। इसके लिए क्या किया गया था, 81वां, सर इस पे थोड़ा लिखवाते जगह नहीं है। 21वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम हमने लाया था। ठीक है, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और इसके द्वारा हमने एक आर्टिकल जोड़ा था 16 में, आर्टिकल 16(4) ख या बी। ठीक है, बी लिखिए। इसमें ऐसे लिख लीजिए, इस अनुच्छेद के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम द्वारा इस अधिनियम 81वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 16(4) ख के द्वारा, 16(4) ख के द्वारा कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके तहत ये कहा गया, इसके तहत लिख लीजिए, इसके तहत यह व्यवस्था की गई या प्रावधान किया गया कि आरक्षित बकाया, आरक्षित बकाया स्थानों को एक अलग वर्ग मानकर, एक अलग वर्ग मानकर आगे आगे भरा जा सकता है। यानी उसे हम एक, इसे बैकलॉग की तरह यूज करेंगे और उसे अगले वर्ष में या आगे उसे क्या करेंगे, उस पद से भर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50%, और नोट लिख देना, ये 50% जो आरक्षण का नियम है उस सीमा का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, उल्लंघन नहीं। क्लियर? अब लिखो आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 16(5) हमने आर्टिकल 16(2) में क्या लिखा था कि धर्म के आधार पे भी कोई लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिखा था ना। लेकिन ये क्या है, आर्टिकल 16(2) का अपवाद है, ये 16(2) का अपवाद है, लिख लीजिए, अपवाद है। जो क्या कहता है, लिखिए, यह धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति देता है। धर्म के आधार पर विभेद किया जा सकता है, आधार पर विभेद की अनुमति देता है राज्यों को। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, इसको सीधे शब्द में लिख लीजिए कि अगर राज्य कोई धर्म विशेष के आधार पे या धार्मिक संप्रदाय के स्थान के आधार पे
कोई नियुक्ति की बात करता है, ठीक है, तो वहां वो इस आधार को यूज कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल 16(5) का यूज कर सकता है। मतलब राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय को लोगों को नियुक्ति किए जाने का प्रावधान इस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अरे लोक नियोजन में कुछ सीटें देखते हैं कि कुछ धर्म विशेष के लोगों के लिए निकलता है। वैकेंसी देखा है आपने? पंडितों के लिए कुछ वैकेंसी निकलती है जो पूजा पाठ करवाने के लिए होता है। कुछ पहले हम लोग जब एनडीए की तैयारी करते थे तो उस समय वो आता था, क्या कहते हैं, वैकेंसी की पैम्पलेट आती थी, 2-2 रुपये 1-1 रुपये में बिकता था। तो देखा है पंडित जी के लिए एक अलग पोस्ट। तो कहने का मतलब अगर राज्य द्वारा कुछ ऐसे लोक नियोजन का प्रावधान किया जा रहा है तो जहां पे धर्म विशेष, अब जैसे कुछ शैक्षणिक संस्थान है तो धर्म विशेष से, जैसे मुल्ला उसमें क्या बोलते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं ना, तो मौलवी साहब के लिए हम अलग निकाल सकते हैं, पंडित जी के लिए अलग निकाल सकते हैं। हमारा देश बहुत विविध है, तो जैसे चर्च के जो पादरी हैं, तो अगर वो उसके लिए कुछ ऐसा सरकारी प्रावधान किया जा रहा है धर्म से संबंधित, तो उसके लिए अलग नोटिस निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा एक बहु धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुधर्मवाद बहुदेववाद यहाँ पे लागू है। तो कई सारे धार्मिक संस्थान हैं जहाँ पे भले ही कहा गया है कि राज्य, अभी हम स्वतंत्रता में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मान लो कि कुछ धार्मिक सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े हुए कुछ पद हैं जिसे सरकार को नियोजित करना है, तो उसके लिए सरकार द्वारा धर्म विशेष लोग से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, वहां धर्म विशेष से लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर? समझ में आया ये? क्लास में हो या नहीं हो सब? यस सर। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 16(5). अब ये 16(6) को हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें लिखिए इसमें अब एक हेडिंग दो और एक अलग से हेडिंग दीजिए। लिखिए आर्टिकल पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जी? 16(4). 16(4). और कोई? नहीं, राष्ट्रपति जी द्वारा। वो तो आरक्षण हो गया ना। आर्टिकल 338, 39, सही जा रहे हैं सर, इसी के 300 आसपास है कुछ। 340 लिखिए हेडिंग, एक अलग से हेडिंग दे। 340 38 ST और 40 ऐसे कुछ होगा। हाँ सही है। लिखिए यहाँ पे आर्टिकल 340, एक अलग से हेडिंग दीजिए, तो लिखिए आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, या के तहत लिख सकते हैं, के तहत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, आयोग की नियुक्ति की जाती है। हेलो? जी सर। हाँ, लिख लिया? 1 मिनट रुक जाओ, मोबाइल से कनेक्शन मेरा खत्म हो गया है। एक मिनट। ठीक है। लिख लिया कि आर्टिकल 340 के तहत
या अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति की जाती है? पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्ति से संबंधित है। और ये नियुक्ति कौन करता है, किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जी द्वारा पिछले वर्ग का आयोग का नियुक्ति की जाती है। लिख लीजिए, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन? आर्टिकल इसी 340 के तहत ये 1953 में की गई थी। लिख लीजिए, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। 1953 ये शायद जनवरी में किया गया था, 29 जनवरी को 1953। और अध्यक्ष कौन थे? केलकर, बाबा साहब केलकर। काका केलकर। काका केलकर। अच्छा, एक हाँ। विजय केलकर भी है। विजय केलकर तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। केलकर, काका केलकर, ध्यान रखना। बाबा केलकर नहीं, ऑप्शन में बाबा केलकर रहेगा और रंजीत बाबा केलकर लगा करके मत भागाना, ठीक है। सर, मुझे तो उस लड़की पे हंसी आ रही है जिसने मेरा क्वेश्चन गलत करा। तो मिलेगी तो मैं उसको बताऊंगा। क्या थैंक यू बताइएगा या डांटिएगा? डांटूंगा। मेरे में से 8 मैथ का क्वेश्चन देख लिया, मेरे से एक माइकल और टायर गलत करा दिया और एक मैथ का क्लॉक वाला क्वेश्चन ई रंगवा दी। मेरा 111 मार्क्स था। अच्छा अच्छा। मैंने सोचा 8 मार्क्स देख लिए तो 2 थोड़ी मेरे से चीटिंग करेगी। बताइए सर। नहीं, ये है। किस एग्जाम में? किस एग्जाम में? यही 67वीं में। अच्छा, 67 वाला में। उसको ना ये नहीं, पंखा नहीं चल रहा था तो उसको वो बेहोश ही हो गई। तो मैंने इन्विजिलेटर को डांटा कि भाई क्या कर रहे हो। मैं उसी दिन से सीख लिया किसी एग्जाम में हीरो नहीं बनना चाहिए। वो मेरे पे चेप हो गई। मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या बोलूं, 2 लेडी हैं, मतलब मुझे इतना बेकार लग रहा है। सही है। तो आप भी कम नहीं थे ना, आप भी मौका का फायदा भी उठाने लगे होंगे कि चलो कुछ नहीं तो प्रायोरिटी मिल रहा है। नहीं सर, कदापि नहीं, एकदम नहीं सर, भगवान साक्षी है। मैंने सोचा कि ठीक है, वो कहे सर ये लिख लेते हैं, लिख ले भाई। मैंने कहा कि चलो क्या मेरा जाता है, वो सब तक ठीक था। लेकिन चलिए ठीक है, लिखिए एक का नोट और लिख लीजिए। एक नोट लिख लीजिए इसमें, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 2018 का है। अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या किया गया था इसको? संविधान नहीं। हाँ ठीक है, पिछड़ा, हाँ ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। हाँ बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया, ध्यान रखिए, सब फैक्ट है, दिया गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब नोट लिखिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। ये कौन सी सरकार द्वारा किया गया था? ये तो क्या होगा, मंडल मंडल आयोग है ना, तो किस सरकार के द्वारा? वीपी सिंह। और कोई? कब किया गया था ये नहीं, बताइए। वीपी सिंह ने इस के आयोग के समय इसका निर्णय आया था। ये होगा सर उससे पहले,
लीजिए मैं मोरारजी डेट लिख दे वीपी रहा हूँ, सिंह 1979, अब याद करिए। ये मोरारजी देसाई वाले में हाँ, कुछ जनता सरकार। याद करिए, उस समय जो इंदिरा भगाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था, हाँ समझ रहे हैं, जी और जी जी। बिहार से एक भयंकर जन आंदोलन शुरू हुआ था, क्या नाम है उसका? वो क्रांति जयप्रकाश नारायण। कौन सी क्रांति? वो संपूर्ण क्रांति। हाँ? संपूर्ण क्रांति, जी संपूर्ण जी क्रांति। जी हाँ तो ठीक है, जी तो जी जी जैसे जी। तो ये देखिए, इस समय मोरारजी देसाई जी सरकार में थे, तो लिख लीजिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, ब्रैकेट में लिख देना 1979, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कहा गए थे बीपी मंडल? यूपी के। बीपी, एक बार सर्च करके देखो, बीपी पता मंडल। नहीं सर, तो अब मैं सर्च नहीं करूंगा। तो करो उड़ीसा करो, के होंगे करिए तो करिए बिहार के होंगे। करिए, एक बार करिए, बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया एक गया। मिनट तो करता हूँ। बीपी मंडल की अध्यक्षता में सर किया अभी गया। सर्च करके आंसर देने मजा नहीं आता। हाँ तो लिख लीजिए नोट करके, बीपी क्योंकि मंडल। बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। कल ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ बिहार, तब एक मिनिस्टर बिहार। बीपीएससी और बिहार के हम्म। लिए, और इसको बीपी मंडल साहब को भूल जाते हैं, कह रहे हैं यूपी के हैं, फिर कह रहे हैं उड़ीसा के नहीं तो बिहार के, थर्ड ऑप्शन दिए कि बिहार के होंगे। इसीलिए मैंने बोला एक बार रिसर्च कर लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरा जी पिछड़ा जी जी। वर्ग आयोग का गठन किया गया था बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में। ठीक है, इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट ऐसे ही लिख लेना शॉर्ट में, पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो 1980 में किया था। ठीक है, इसमें नोट डाल करके एक फैक्ट लिख लीजिए, ये कई बार आप लोगों से पूछ सकता है। बीपी मंडल द्वारा इस रिपोर्ट में तीन नहीं 3,743 जातियों की पहचान की गई थी, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक, दो, ध्यान रखो, बार बार मैं कहता हूं, इस सेंटेंस को याद रखना है। एक है सामाजिक, ठीक है, और दूसरा है शैक्षणिक। आर्थिक आधार पे अभी बात नहीं किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। लिख लीजिए तो सर तीन आर्थिक हजार आधार पे तो अभी 10% वाले में किया जाएगा। हाँ हाँ, अभी वो अलग से, इसीलिए उसको बीपी मंडल के बाद वाला जो हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आर्टिकल 15 पढ़ाया, लेकिन 15 5 तक पढ़ा करके छोड़ दिया था। फिर आर्टिकल 16 भी पढ़ाया आज, तो आर्टिकल 16 5 तक पढ़ा करके मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हमें एक संविधान संशोधन आगे करवाना है, 103वां संविधान संशोधन, वहां पे हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मत, पहले भी मैंने बोला कि ये मत कहना कि छोड़ दिया है, तो जानबूझ करके मैंने छोड़ा है। सर ठीक है, सर वो सब तो ठीक है सर, मेरा इंटरव्यू के लिए एक बार किसी से बात कीजिए ना सर। अरे हाँ मैं भूल गया, दिन में एक बार याद दिला दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, दिन ठीक है में सर, याद दिला ठीक है। दीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट में होता है तो आप मेरे से भी चर्चा कर सकते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जी सर, जी सर, जी हाँ, जी सर। बीपीएससी के लिए तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं फ्री में ही उन लोगों को तैयारी करवा देता हूँ। 64वीं में तो जी कई सर, लोग थे, नॉर्मल सिलेक्टेड भी तो हुए थे। बीपीएससी, हम्म। नॉर्मल तो बीपीएससी वाला ही है, थोड़ा इंडस्ट्री का और हाँ वही इकोनॉमी कह का रहा हूँ हो ना कि जाएगा कुछ अलग से कुछ बस। सेक्टर है जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, ये आंकड़ा याद जी रखना, 3,743 जो पहचान की गई, जातियों की पहचान की गई, जो शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या थे? पिछड़े थे। लिख लीजिए, मतलब 3,743 जातियों की पहचान की गई जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। तो टोटल कितने ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग की जातियां थी? 3,743। ठीक है।
अब देखो, अगर बात देखा जाए तो जनसंख्या में इनका जो हिस्सा था वो 52% था, ठीक है, 52%। और खास करके ऐसा भी है कि इसमें हमने अनुसूचित जाति और जनजाति को शामिल नहीं किया था, ठीक है। तो संख्या इतना है और जनसंख्या में एक तरह से देखा जाए तो इसका हिस्सा 52% था। अब तो आंकड़े बदले होंगे, ठीक है। अब देखो, इसी मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो कब लागू किया गया, सिफारिश, इनका जो सिफारिश है कब लागू किया गया। इसमें 27% आरक्षण की सिफारिश, उन- एक नोट और लिख लो, क्योंकि 27%। 1990 के बाद। हाँ, एक नोट और लिख लीजिए, इसमें 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी पिछड़े वर्ग के लिए, ध्यान रखना। पिछड़े, पहले भी आर्टिकल में हमने चर्चा किया था वर्गों के लिए, जब हमने आर्टिकल 16(4) पढ़ा था, तो वर्गों के लिए 27% आरक्षण। कहाँ? लोक नियोजन में, क्योंकि आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं, लोक नियोजन, ठीक है, किया गया। और इसे आपने देखा कि बाद में इस पर एक बाद आया था, इसे लागू किया गया था, लिख लीजिए, रंजीत ने बोला कब? 1990। और 90 के बाद है कोई। 90 में कौन सी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह की सरकार सर। हाँ, बीपी सिंह। ये ऐसा पीरियड है जिस समय सरकार की स्थिति क्या थी भारत में, वो तो देखा ही है आपने, राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरता। और बीपी सिंह वो जब तो मंडल आयोग का जबरदस्त फायदा उठाने के मूड में थे, बात समझ रहे हैं। जो स्थिरता का दौर था, उस स्थिरता में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना अपने आप को, मतलब कि एक नीतीश बाबू इतना क्यों कूदते हैं? नीतीश बाबू जो आज सोच रहे हैं कि हम अब बिहार का बहुत प्रतिनिधित्व कर लिया, अब देश का प्रतिनिधित्व करे, तो देखते हैं कि बिहार में अन्य महिलाओं को भी क्या कर दिया, बिहार से बाहर की जो महिलाओं हैं उनको भी आरक्षण की श्रेणी में क्या कर दिया, ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है। ये पॉलिटिकल गैम्बिट है। हाँ, तो उस समय देखिए, उस समय सरकार अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, और सरकार को स्थिरता में लाने के लिए, यानी बहुमत से जीतने के लिए, अब देख रहे हैं कि जब ये काउंट किया जा रहा है, जातियों की संख्या, जो ऐसी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, अभी आपने देखा संख्या कितनी थी, 3743, और जनसंख्या में कितना हिस्सेदारी था, 52%, जबकि उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति जोड़ा ही नहीं गया है, शामिल नहीं थे। हाँ, तो राजनीतिक तौर पे इसका बहुत बड़ा यूज किया जा सकता था, बात समझ रहे हैं। जी सर, तो आज इन लोगों का मीटिंग फेल हो गया, वॉकआउट हो गया होगा। किन लोगों का? आपने वॉकआउट कर दिया ना, मिशन 2024 फेल। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अब पता नहीं, अब पता नहीं, अभी तो मैंने पूरा न्यूज देखा नहीं है क्या, तो चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्या कर दिया गया, लिख लीजिए, बीपी सिंह सरकार द्वारा सरकारी सेवा में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई। इन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की थी, किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्गों के लिए, क्लियर, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करें। क्लियर। अब देखिए, बाद में 91 में एक विवाद आ गया, 1991 लिखिए यहाँ पे, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार, नरसिम्हा
और नरसिंह राव सरकार द्वारा सर बीच बीच में आवाज ब्रेक हो गया है। देखिए 1991 में नरसिंह, ठीक है, नरसिंह राव सरकार द्वारा 2 परिवर्तन किए गए। ठीक है, इसमें एक तो जो 27% का आरक्षण है, 27% का आरक्षण लिख लीजिए, 27% का आरक्षण, इसमें खास करके जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उसमें भी कहा गया कि गरीबी के आधार, किसके आधार पे? गरीबी के आधार पे, यानी सभी को नहीं। और दूसरा ये कहा गया कि क्यों ना हम 10% का आरक्षण, लिख लीजिए 10% का आरक्षण, 10% का अतिरिक्त आरक्षण, ये अलग है, अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन? अन्य, अन्य लिख देना, अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग खास करके कि कौन इसमें आ जाएगा? विशेष रूप से जो हम क्या कहेंगे, सवर्ण, सवर्ण आ जाएगा, ठीक है, या उच्च जातियां आ जाएंगी, सवर्ण या उच्च, ठीक है, जातियों के लिए आरक्षण की बात, ये खुद भी सवर्ण था, हाँ, की बात की गई। ठीक है, अब आप लोगों को याद है, अभी मैंने कुछ एक बात बताया, मंडल आयोग पर एक इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ आया था, ठीक है, 92 में, याद करिए। याद आया? टोटल 50% से ज्यादा नहीं। अब लिख लीजिए, ओबीसी को 27% ज्यादा नहीं। आप वहां पे लिख लीजिए। अब एक लिखिए इंदिरा सैनी बनाम भारत संघ, इंदिरा सैनी बनाम भारत संघवाद। ठीक है, लिखा इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी वर्सेस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, भारत संघ। देखिए इसमें ये कहा गया कि एक तो जो 10% आरक्षण की व्यवस्था थी, जो आपने अलग से अन्य अन्य या जो सवर्णों के लिए आपने 10% आरक्षण की व्यवस्था की, इसे अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य। ठीक है, ये मान्य नहीं होगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 27% का आरक्षण था, उसे क्या करा गया? अन्य पिछड़ा वर्ग करार किया गया। हाँ, आरक्षण जो खास करके जो जाति के आधार पे, जाति के आधार पर, ठीक है, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, 27% का आरक्षण क्या कर दिया गया? मान्य किया गया। 27%, 27% आरक्षण वैध बताया था। ठीक है, इसे संवैधानिक, एक संवैधानिक प्रोसेस, संवैधानिक माना गया। ठीक है, और अन्य इसमें अब देखिए, इसी से आप लोगों का एक बात निकल करके आया था, क्रीमी लेयर। जो मैंने ऊपर शब्द लिखा, देखो 10% अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के आधार पर, जो खास करके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा पर, लेकिन कैसे?
कैसे पिछड़ा वर्ग? जो क्रीमी लेयर से बाहर है, ठीक है, क्रीमी लेयर, नाम ही बड़ा अच्छा है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर की अवधारणा यहीं से शुरू होती है। क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी में है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, कुछ इसके लिए आय निश्चित किया गया, कई तरह के सारे चीजें है, ठीक है, क्रीमी लेयर। तो यहीं से क्रीमी लेयर की अवधारणा आई कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर वाले को शामिल नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये था मंडल आयोग, और मंडल आयोग पे हमारा एक वाद इंदिरा सैनी वर्सेस भारत संघ वाद, ठीक है। अब एक नोट डालिए, नोट नोट इसमें लिखिए 124वां 124वां संविधान संशोधन विधेयक। साक्षी, विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है? सर विधेयक को जो मतलब जैसे लाकर मांग किया जाता है, और अधिनियम जो पारित होने के बाद हो जाता है। वेरी गुड। तो देखो, जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, शैक्षणिक संस्थान और नियोजन दोनों में आरक्षण के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। ये कब लाया गया था? 2019 ना, 2019 में लाया गया था, लिख लीजिए 2019। और इसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 3वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो 3वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लागू किया गया। ये शायद जनवरी 2019, 12 और 14 जनवरी 2019 का है। शायद ये 14 जनवरी को गजट बन गया था इसका, 14 जनवरी 2019 के गजट, और 12 जनवरी को शायद 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। क्या लिख रहा हूं? स्वीकृति, स्वीकृत कर दिया गया था। एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। और देखो, इस जो अधिनियम द्वारा आपने देखा कि जो अभी बकायद जो इंदिरा सैनी वाद वाला जो स्थिति बनकर के आई थी, और नरसिम्हा राव सरकार, हाँ बोलिए, क्या गजट क्या होता है सर? मतलब अब एक रेगुलेशन बन गया वो, अब वो एकदम रिटन फॉर्म में आ गया सब कुछ उसका। आप वो एक क्या नाम है, पीबीआई करके है ना, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, हाँ, मुहर लगे, वो समझिए कि एक लेख पत्र हो गया पूरा आपका। प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया करके एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वो खास करके जो आप लोगों को तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उसको जरूर देखना चाहिए। क्या जी रंजीत, पढ़ते थे कि नहीं वहां से? सभी मंत्रालय का जी गजट, जी जी बिल्कुल सर। और वहां से पीआईबी का समरी आता है हमेशा। हमेशा, और वहां पे आपको सभी मंत्रालय का, कोई हाँ हाँ बोलिए। कोई न्यूज तो अभी ऑथेंटिक माना जाएगा जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आ जाएगा या पीटीआई में जाएगा। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी, और इसके द्वारा लिखिए, इसके द्वारा संविधान के, इसके द्वारा संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और संशोधन करके हमने कहा संशोधन किया था, मूल अधिकार में। तो 16/5/15 16/6/15 मूल 6। अधिकार के 2 आर्टिकल में हमने किया। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, और आर्टिकल 16 अवसर की समानता है, और ये लोक नियोजन में समानता है। और जी। इसमें जो 16(4) था वो शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की बात करता था, अन्य पिछड़ा वर्ग का। और अभी आपने देखा 16(4) लोक नियोजन में पिछड़ा वर्ग का बात करता है। तो इसमें हमने एक आर्टिकल नया जोड़ा, आर्टिकल 15 है ना, तो 15(6), ठीक है, और आर्टिकल 16(6), ठीक है। और इसके द्वारा हमने क्या करा, इसके द्वारा हमने जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस ना, ईडब्ल्यूएस के लिए जी 10% आरक्षण, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया। ध्यान रखिए, किस सरकार ने पहले पहल किया था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, लेकिन असफल नहीं पीवी हुई। नरसिम्हा राव। हाँ, इंदिरा सहनी वाद जी। वाला में वो स्थिति पलट गई थी, उसे मान्यता नहीं मिला था। लेकिन अभी वर्तमान सरकार में इसे संविधान संशोधन, और अगर हम विधेयक की बात करें तो 124वां, और संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 16(5) और 16(6). आर्टिकल 16(5) का मतलब शैक्षणिक संस्थान में, ध्यान रखना कहा, शैक्षणिक, शैक्षणिक लिख दे रहा हूं, शैक्षणिक संस्थानों में। 15/6 में शैक्षणिक संस्थान, 16/6 में तो नियुक्ति। हाँ हाँ, वही मैं लिख रहा हूँ, 15(6) के नीचे बोल दिया होगा 16(6), देखो लिखा कहाँ है मैंने, 15(6) के नीचे ना। जी। और 16 में जी, लोक जी सर। नियोजन, लोक नियोजन, ठीक है, में हमने आरक्षण का प्रावधान किया। क्लियर। तो इसीलिए जब मैंने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पढ़ाया था, तो वहां पे आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) नहीं पढ़ाया था, क्योंकि यहां पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। बात समझ में है? यहाँ इसको पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का एक क्रोनोलॉजी समझ लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आवाज आ रही है ना भाई सबको? जी जी, मुझे जब भी नहीं आएगी तो मैं बोलता हूँ। तो अब क्लियर है? आर्टिकल 16 सबको सर। क्लियर हुआ या कोई डाउट? जी जी। और आर्टिकल 15 भी पूरा क्लियर हो गया, जो आर्टिकल 15(6) छोड़ दिया था वो पूरा क्लियर हो गया। और आर्टिकल 16 क्रम में पढ़ाने में भी मैं आर्टिकल 16(6) छोड़ा था, और आप लोगों को बताया था कि इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वहां पे भी कंप्लीट करते। देखो 15(6) जब पढ़ता तब भी मुझे 103वां संविधान संशोधन बोलना पड़ता, और 16(6) भी पढ़ता तब भी मुझे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बोलना पड़ता। इससे अच्छा है कि उसको एक क्रोनोलॉजी में हमने कहा कर लिया, पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ते हुए, इसको साथ लाते हुए किस तरह से ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात पहले की गई थी नरसिंहा राव द्वारा, लेकिन नहीं हो पाया, बाद में फिर हमने इसे लागू कर दिया, तो एक क्रोनोलॉजी में आ गया। क्लियर? तो ये था हमारा आर्टिकल 16। सही है? जी सर। हाँ बोलिए। अब आज की पढ़ाई खत्म, अब आज की पढ़ाई खत्म ना सर? कल से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सॉरी सर। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो समानता का जो अधिकार था उसमें एक अस्पृश्यता का अंत और जो उपाधियों का अंत था। ठीक है, ये 2 चीज रह गया, और ये कोई इतना बड़ा नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत का ये करवा दूं मैं, या कल करवा दूं? बोलो। करवा दीजिए सर।
तो लिखिए आर्टिकल 17। ये हमने शॉर्ट लिख लिया है, शॉर्ट ही है ये, कोई बड़ा नहीं है। आर्टिकल 17 ये भी हमारा क्या है, समानता का अधिकार में क्या था ये, समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का। अब बताइए, अब मौलिक अधिकार जो पढ़े हो तो अब ज्यादा मजा आ रहा है मौलिक अधिकार पढ़ने में या लुसेंट पढ़ने में ज्यादा मजा आता था? नहीं सर, लुसेंट कई बार मैं पढ़ने में दे जाती हूँ, उससे ज्यादा और पढ़ती हूँ। टीएमएच मोटी वाली जो किताब है, उसको मैं पढ़ी। रंजीत यस सर। ज्यादा सर मजा? मैं सर मैं सर जब थक के आता हूँ तो नहा लेता हूँ, अभी पढ़ने में मजा आ रहा है। पढ़ने में मजा आ रहा है जब? मैं नींद हाँ, नहीं आती एकदम। मैं कह रहा हूँ कि किताब से पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है या अभी क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, अब यही केवल फंडामेंटल राइट ये जो सर फंडामेंटल राइट जब हमने शुरू किया था और केवल लिखवाया, जैसे लिखवाया कि आर्टिकल समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, क्या क्या है, उतना ही लिखा करके छोड़ देता, तो क्या फायदा था? समझ रहे हैं? जी सर। कोई फायदा नहीं था। जी सर। तो यहाँ लिखिए समानता के अधिकार में हमारा 17, ये खूब आपके परीक्षा में आर्टिकल पूछता है। आर्टिकल 17 तो लिख लीजिए, आर्टिकल 17 और किससे संबंधित है लिखवाया था, क्या है ये? अस्पृश्यता का अंत, हाँ, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से समानता कैसे है, सामाजिक समानता है, ध्यान रखना, ये सामाजिक समानता की बात करता है, सामाजिक, सोशल इक्वलिटी, समानता। और इसके आधार पर हमने देखा कि किस तरह से कई सारे काम किए गए करे हैं। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए, लिखो नोट, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35। ध्यान देना, देखो दोनों में अंतर क्या है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान, की अस्पृश्यता जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 35 क्या कहता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेना। लिखो आर्टिकल 35, संसद को अस्पृश्यता के संबंध में अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, प्रदान करता है। ठीक है, तो अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाना किस आर्टिकल के तहत है, संसद को शक्ति दी गई है? लिखिए आर्टिकल 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है। क्वेश्चन रहे कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को अस्पृश्यता ठीक है, अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद? ठीक है, तो क्या रहेगा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 35, आर्टिकल 19, कुछ ऐसे रहेगा। तो क्या होगा आंसर? फटाक से अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 नहीं लगाना है, क्या लगाना है, आर्टिकल 35। समझ में आया? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की अंत की बात करता है और आर्टिकल 35 संसद को इस पर विधि बनाने की शक्ति देता है। क्लियर? और इसी के आधार पर एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। इसी आर्टिकल के आधार पर लिख लीजिए, अस्पृश्यता
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। ठीक है, और इसे 1978 में इसमें इस प्रावधान को संशोधन कर दिया गया, और इसमें इस संशोधन में इसका नाम जो बदल दिया गया था वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, लिख लो, सिविल इसका नाम बदल करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1955 कर दिया। ठीक है, और ध्यान रखना ये सभी के लिए है, केवल राज्य के लिए नहीं है नोट, ये सभी के लिए है नोट, राज्य और प्लस हम क्या कहेंगे, प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध है, सभी के विरुद्ध है, प्राइवेट दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। कहने का मतलब समझ में आया कि अस्पृश्यता का अंत 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रहेगा, 1955। बस जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था उस शब्द को हटा करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दे दिया गया। ठीक है, वो कब किया गया था? जो 1978 है ना, 1955, 1955, 1955। नहीं सर, एक और लिखी है देखिए। 1978 में इसमें संशोधन किया गया था, ये लिखा हुआ है 1978 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, और एक है हमारा, लिख लो, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 इसमें क्या था, उपाधियों का अंत। नोट डाल करके एक लिखो, और नोट, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, नोट डाल करके लिखिए, आर्टिकल 18 निदेशात्मक है, सिर्फ निदेशात्मक है, दो छूट गया ना, निदेशात्मक, निदेशात्मक है। ठीक है, निदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, आदेशात्मक ये है, आदेशात्मक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या हुआ, ये आइडियल है, ये मैंडेटरी नहीं है, आइडियल है, मैंडेटरी नहीं है। लिखिए, अर्थात इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है, इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, ठीक है, उल्लंघन जो होगा तो क्या होगा, उल्लंघन दंडनीय नहीं है। और कहते नहीं, काम बिगाड़े तीन अगर मगर लकीन, खूब पढ़ा होगा हम लोग स्कूल में कहते थे, जैसे अगर मगर आ गया तो कहते काम क्या होगा, खराब होगा। लिख दीजिए लेकिन या यद्यपि, लेकिन संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। इस पे दंड का प्रावधान कौन कर सकता है, संसद द्वारा, संसद दंड का प्रावधान कर सकते। ठीक है,
अब देखो ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको बुक से आप लोग लिख सकते हैं। आर्टिकल 18(1) क्या कहता है? 18(1) कहता है, क्या लिखोगे तो लिख लो जल्दी जल्दी। इसके अनुसार राज्य, सेना यानी मिलिट्री, एकेडमिक यानी विद्या, सेना, मिलिट्री लिख लो, राज्य मिलिट्री, मिलिट्री, एकेडमिक, मिलिट्री, एकेडमिक संबंधित क्या बोलते हैं, सम्मान, सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई अन्य उपाधि नहीं, किसी के संबंध में उपाधि दिया जाएगा। भारत रत्न, अभी लिख लीजिए, पहले लिख भारत ले, रत्न भी है इसमें। आप लिखिए तो सही। आर्टिकल 18, सर अन्य उपाधि हाँ, मतलब कि अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 2 लिख, 18(2), वो आर्टिकल 18(2), आर्टिकल 18(2) लिखिए के अनुसार कोई भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से, कोई विदेशी राज्य से भारतीय है, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। आर्टिकल 18(3), ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर मान लो किसी नागरिक को कोई उपाधि मिल रहा है, विदेशी उपाधि मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो किसकी अनुमति से क्या करेगा? राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण राष्ट्रपति। करेगा। हाँ, लिख लीजिए, विदेशी उपाधि, विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से, सहमति से, ठीक है। इसी तरह का आर्टिकल 18(4) भी है, ये विदेशी उपाधि से ही है। और ये भी खुद कुछ उसी तरह से, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को उपाधि के अलावा भेंट, क्या बोलते हैं उसको, भेंट, या कोई पद, ऑफर, ये सब कुछ मिलता है तो वो राष्ट्रपति के सहमति से ही, ऊपर वाला आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति के सहमति से ही। इसमें पद और भेंट है, ऊपर वाला में आर्टिकल 13 में उपाधि है। ठीक है, क्लियर। अब क्या रंजीत, आप क्या बोल रहे थे, मुझे ये बताइए। देखो, पहला है भारत 18(3), रत्न तो मिल सकता है। एक मिनट, वो अच्छा भारत रत्न वाला लिखो, एक नोट। 18(1) में आप शोर मचा रहे थे ना, लिखिए नोट, नोट लिखिए, लिखिए बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ।
1996 लिख लिया। देखिए इसमें मान लीजिए, लिख लीजिए इस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषणा की गई या कहा गया या धारिता किया गया, जो भी लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, लिख दो पारित, याद रखने के लिए कहा गया, ठीक है, नहीं याद रहे तो धारित किया गया, कुछ भी लिख सकते हैं, पारित किया गया, कहा गया, धारित किया गया, ठीक है, किया गया कि भारत रत्न, अब अभी ये नहीं लिखवाता तो रंजीत को नींद नहीं आती, रत्न, भारत रत्न और नोबेल प्राइज वगैरह भी है शायद। पद्म विभूषण लिख लीजिए, पद्म विभूषण वो अलग चीज है, विभूषण वो उसी में आ जाएगा, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, आदि पद्मश्री, अलंकरण आर्टिकल 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द, जो इसमें आपने प्रयुक्त किया है, उपाधि शब्द में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। अब समझ में आया क्यों नहीं लिखवाया था रंजीत? उपाधि शब्द जी जी के तहत नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, क्योंकि इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे पीछे नहीं किया जाता है, नाम के आगे अथवा पीछे इसका अलंकरण के तौर पर नहीं किया जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसको मैंने आर्टिकल 18(1) में नहीं लिखाया था। बालाजी राघवन बनाम भारत संवाद में स्पष्ट शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि आर्टिकल 18 के तहत हम भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण को शामिल नहीं करेंगे, कि एक अलग तरीका है ये, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया था कि इसका अलंकरण जो है, या अलंकृत जो उस व्यक्ति को इसे सम्मानित किया जा रहा है, व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब संतुष्टि मिली? लिख लिया सबने? जी सर। हैं? इसका रीजन क्या था सर, इसमें उपाधि के अंदर क्यों नहीं रखा इसको? देखिए ये एक अलग तरह का एक गरिमापूर्ण और प्रतिष्ठित पद है, मतलब कि एक अलंकरण है, बात समझ रहे हैं, जिसको हम उपाधि नहीं कह सकते। एक सरकार के द्वारा एक बड़ा सम्मान है ये, बात समझ रहे हैं? जी जी जी। उपाधि और सम्मान में एक अलग अंतर है, ठीक है। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों के इनमें उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। आपके बुक में ये लिखा गया है। और 54 में हुई थी मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी ने स्तंभ को तोड़ दिया, इंदिरा गांधी सरकार को प्रारंभ किया। देखो ये साफ साफ आपका लिखा है, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा है कि ये किस वाद में कहा गया था। 1996 में एक वाद आया था, और उस वाद का नाम क्या था? क्या नाम था वाद का? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ठीक है। क्लियर है? और कोई डाउट है बताइए, या डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो ये देखिए, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? उपाधि कहेंगे इसे? ये उपाधि नहीं है, एक तरह का पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान में से
चीजें हैं ये उपाधि नहीं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करें, और कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जी सर। हमारा आज हमारा समानता का जो अधिकार है, सभी आर्टिकल हमने काफी डिटेल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जहां आर्टिकल 19 से 22 तक हम चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। तो मतलब जो नाम का अधिनियम जो होता है, तो जैसे नरेंद्र मोदी का हमारा देश अपना माइक हटा, माइक सर्वोच्च थोड़ा, नागरिक माइक सम्मान। साक्षी थोड़ा माइक दूर रखिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, फिर बोलिए। सर मुझे अनुमति जैसे नरेंद्र दीजिए मोदी सर। को हर एक मिनट, क्या देश का क्या? अलग अलग जैसे नागरिक सम्मान अपना देते हैं, तो ये उपाधियों का इसीलिए ये मतलब ये नहीं आता है उपाधि में, क्योंकि ये नाम के साथ नहीं जुड़ता है। तो देखिए, अगर कोई देश अगर किसी व्यक्ति को उपाधि देता है, तो वो राष्ट्रपति के सहमति से उस उपाधि को ग्रहण करेंगे। अगर मान लीजिए कोई देश किसी को, आपको उपाधि दिया, आपने ग्रहण कर लिया, तो वो कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो आप पे दंड लगा सकता है। मैंने पहले ही लिखवाया, क्या लिखवाया कि आर्टिकल 18 जो है निर्देशात्मक है, ठीक है, आदेशात्मक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आर्टिकल 18 का आप अगर उल्लंघन करते हैं तो दंडनीय नहीं है, लेकिन संसद को लगेगा कि आपने गलत किया है, तो वो विधान बना करके आपको दंडित कर सकता है, क्योंकि संसद विधान बना सकता है उसमें। पर इसमें दिया है राष्ट्रपति का अनुमति से किया जाए तो भी वो करेगा। नहीं नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति से होगा तब आपको कौन क्या करेगा। कोई भी जो आपको विदेशी, अब जैसे आर्टिकल 3 18(2) और 18(3) में आपने क्या पढ़ा कि कोई आपको कोई भारतीय व्यक्ति है और उसे विदेशी राज्य द्वारा कोई उपाधि दिया गया, तो भी राष्ट्रपति की सहमति से वो ग्रहण करेगा। तीसरा मैंने बताया आर्टिकल 18(3) में कि अगर 18(4) में, सॉरी 18(4) में मैंने क्या बताया कि अगर कोई आदमी को विदेश से भेंट मिलता है, उपहार मिलता है या कोई ऑफर मिलता है, तो भी वो राष्ट्रपति के सहमति से वो प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? लिखवाया तो है? जी सर। हाँ ठीक है, तो क्लास समाप्त करें। ठीक है, थैंक यू।